हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 24 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो में एंड तक आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें समझाई गई हैं। एंड तक देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर आज जो आप सीखने वाले हो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन से। रिवीजन कल वाला कर लेंगे तो एक बार रिकॉल हो जाएगा, फिर आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चौधरी चरण सिंह जी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती पर उनकी याद में। इसके अलावा मिंची बेंटहास ये अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर बन गई हैं। और अभी इसरो ने विश्वविद्यालयों से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्ड बास्केट लॉन्च किया। इसके अलावा भारत और नीदरलैंड के बीच संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन किया गया है व्यापार में और बड़ी वृद्धि लाने के लिए। सेंटकॉम जो है अमेरिका का, इसने ऑपरेशन हॉकाई चलाकर सीरिया में स्थित 70 से ज़्यादा आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी करी या कहें कि स्ट्राइक करी। चीन विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है। टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से रिलेटेड एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि 100 मीटर से नीचे की जो चोटियां होंगी वो पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हांसी ये हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। अंडर 19 एशिया कप का खिताब पाकिस्तान ने जीत लिया भारत को हरा करके। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आप लोगों ने कल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई किया था और आज आपने रिवीजन कर लिया है। इसका क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर दे दिया गया है। वहीं पर आपको आज से ऑफर भी मिल रहा है। आज से ऑफर शुरू हो रहा है क्रिसमस डे और हैप्पी न्यू ईयर सेल। इसके तहत आप 70 से 80% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर पाओगे हमारे वीडियो कोर्सेज पर और हमारी ई बुक्स पर। ब्रह्मास्त्र की ई बुक को छोड़कर बाकी सभी ई बुक्स पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा आज के दिन पर। ठीक है, कूपन कोड वगैरह जानने के लिए आप एमजेटी ऐप पर जाइए, वहाँ पर कूपन कोड दिया गया है। टेलीग्राम से भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर रात को 9 बजे पीडीएफ आपको दे दी जाती है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाते हैं। 24 दिसंबर यानी कि आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, देखो नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है ये कंज्यूमर्स के अधिकारों को याद दिलाते हुए मनाया जाता है। कंज्यूमर मतलब जैसे मतलब आपने कोई सामान लिया, किसी से कोई चीज़ परचेज करी और बदले में आपने पैसा दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला, या कहें वो आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया। जितना रुपया आपने पे किया उस हिसाब से वो सामान नहीं था, या फिर मान लो उसमें कुछ स्कैम कर दिया, वो आपको बेवकूफ़ बना दिया, इस टाइप का। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। हम एक यात्रा कर रहे थे, ऐसे बस में जा रहे थे, तो वहाँ एक पावर बैंक लेकर के आया। वही नया नया समय चला था पावर बैंक वाला, ठीक है, जब मोबाइल चली तो पावर बैंक खूब चला था शुरुआत में। उस पावर बैंक को मैंने ख़रीदा तो ऐसा लगा यार ये तो बहुत सस्ते में मिल गया, बहुत अच्छी बात है। शायद दिल्ली गए थे, कोई एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है, बहुत बचपन भी नहीं था, है ना। तो वहाँ गए थे, तो ऐसा मैंने ख़रीदा बस में। फिर बाद में आकर के देखे कि एक बार वो चार्ज होने के बाद फिर वो डिस्चार्ज होने लगा, मतलब उल्टा वो मोबाइल की बैटरी खींचने लगा। खोल करके उसको देखे, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग कर रहे थे तो खोलना आदत थी, कुछ भी पाओ खोल दो पहले। तो खोले जब तो पता चला कि उसमें यही पेंसिल वाली बैटरी लगी थी। उसके बाद उसका कनेक्शन जोड़ दिया गया था। अब एक बार ये वाली बैटरी खत्म तो खत्म। तो ये स्कैम हो जाता है। लेकिन अब बस में ट्रेन में चल रहे हो, वहाँ पर कोई चीज़ अगर खरीदते हो तो उसमें कहाँ जाओगे ढूंढने, उनको भी पता है कि दोबारा ये नहीं मिलने वाला है, इसलिए चिपका देते हैं। तो खैर ऐसे धोखाधड़ियाँ ना हो पाए। यहाँ तो मैं छोटा एग्जाम्पल दिया। जैसे जब बड़ी बड़ी मात्रा में होता है जब स्कैम, तो उसमें आप अपने अधिकारों को लड़ने के लिए एक क्या कोर्ट टाइप का एक न्यायालय, एक संस्था के पास शिकायत कर सकते हो। वो संस्था है कंज्यूमर का कोर्ट, ठीक है, भारत में भी है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। तो उसमें लोग शिकायतें करते हैं, ठीक है। एक स्कैम होते होते बचा था डिजिटल बोर्ड लेने के टाइम भी, है ना। ये डिजिटल बोर्ड का हमने पहले पेमेंट कर दिया था, डिलीवरी होने वाली थी दिल्ली से, तो वो डिलीवरी में 5 दिन का समय लगाया। हालांकि बहुत ज़्यादा इधर से फ़ोन से वार्तालाप चली, मतलब स्कैम करने के चक्कर में तो था, लेकिन हो नहीं पाया था, ठीक है। तो ये सब टाइप का उस टाइम पर भी हमने धमकियाँ उसको दी थी कि भाई अगर ऐसा करोगे तो कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, है ना। तो ऐसा चीज़ ना हो, इसके लिए कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर के अधिकारों को याद दिलाने के लिए कि भाई आपके पास ये सुविधाएं हैं, आपके लिए भी एक बॉडी है जो आपके इन अधिकारों को दिलाएगी।
इसलिए मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? एन इक्विटेबल ट्रांजिशन टू ए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ये इसकी थीम है। ठीक है, 1986 में ऐसा अधिनियम लाया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसके तहत ये मनाया जाता है। ओके, ऐसे ही कुछ पहल भी सरकारें चलाती हैं। जागो ग्राहक जागो ऐप आप देखते ही हो, है ना, जागृति ऐप है सरकार का। सरकार ने अभी ऐसे ही साइबर स्कैम से, मोबाइल स्कैम से बचने के लिए संचार साथी ऐप लाया हुआ है। ठीक है, संचार साथी से एक बड़ा इनिशिएटिव है। राष्ट्रीय विधिक माप वाहन ई मैप लाया गया है, एआई सक्षम एनसीएच लाया गया है, जैविक खाद परीक्षण प्रयोगशाला, ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं जो इसके लिए किया गया है। अच्छा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है विश्व भर का। ये कुछ रिलेटेड और स्टैटिक्स हैं, इनको आप जो है अच्छे से कायदे से पढ़ लेना। यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अगर आप ध्यान से सुन लिए तो आप प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चन का एक निबंध लिख सकते हो। ठीक है, अपने शब्दों में, रटा रटाया नहीं, अपने शब्दों में आप लिख सकते हो कि हाँ ये चीज़ क्या है, इसको हमें समझ में आ गया है, अब हम इसको अपने शब्दों में लिख डालेंगे। प्रयास भी किया करो, खाली समय रहे तो लिखा करो कोई पेज में किसी टॉपिक के बारे में, इससे आपकी समझ बढ़ेगी। वरना आजकल तो एआई के ज़माने में लोग डालो तुरंत एआई बता ही दे रहा है, तो खुद का दिमाग लगाना ही बंद कर दिए हैं सब। चलिए अगला, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए सफलतापूर्वक वार्ता सफल की है? तो अभी हाल ही में मैंने आपको कल ही बताया था ना इसके बारे में कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच में भी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। आज के टाइम पर अभी रिसेंटली पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने किससे किससे किया? पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने यूके से किया, यूनाइटेड किंगडम, फिर ओमान से किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने न्यूजीलैंड से किया। ठीक है, तो ये 3 देशों से पिछले 6 महीने में हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर ट्रम्प 50% टैरिफ। ठीक है, ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया भारत पर और भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ चला। इस एफटीए के जरिए होगा क्या? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा। 57% पहले दिन से ही जीरो टैक्स लगना शुरू हो जाएंगे, 82% तक आगे चल करके बढ़ाया जाएगा समय के साथ, फिर 13% बाकी वाला भी, इसमें भी बहुत कम मात्रा में या नाम मात्र के टैक्स लगेंगे बाकी 13% के गुड्स पर। ठीक है, तो अब इसमें ये प्रोडक्ट हैं जिन पर तुरंत लाभ आएगा। मटन या ऊन जो भारत से एक्सपोर्ट होता है न्यूजीलैंड जाता है, कोयला, वनस्पति उत्पाद, कीवी फूड, सेब, समुद्री उत्पाद, ये सब जो कुछ हम लोग वहाँ से खरीदते हैं वो सस्ते मिल पाएगा। जो हम लोग के प्रोडक्ट वहाँ जाते हैं वो सस्ते में उनके लेंगे। तो 1.4 बिलियन इंडियन कंज्यूमर एक्सेस यहाँ पर है वर्तमान। ठीक है, न्यूजीलैंड में भी बहुत सारी बड़ी मात्रा में भारतीय भी रहते हैं। भारत आप जानते हो हर जगह रहते हैं भारत के नागरिक। अगले 5 साल में व्यापार को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ऐसे ही हम लोगों ने सभी देशों से व्यापार को आगे आने वाले कुछ 5 साल में, खास करके 2030 का डेडलाइन दे करके व्यापार को दोगुना या बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ाने का लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो अगले 5 सालों में बहुत बड़े बड़े आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, मतलब इंडियन इकोनॉमी में तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको हम लोगों ने ना 50% टैरिफ को ट्रम्प के इसको वरदान के रूप में ले लिया है। यही होता है, आपके ऊपर कोई पत्थर मारे तो आप पत्थर को इकट्ठा करके उसका महल बनाने का सोचो। ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया, भारत ने अपनी उपयोगिता पहचानी, अपनी ताकत पहचानी कि यार हम जो हैं और भी देशों से तो व्यापार कर सकते हैं, और भी देशों से तो तलाश सकते हैं मार्केट। खोजना शुरू किया गया, इतनी बड़ी बड़ी डील होने लगी। अब क्या पता आने वाले 2-3 साल में जो इतना वो टैरिफ लगाए हैं उसका कई गुना ज़्यादा हम लोग दूसरे देशों से बिजनेस कर लेंगे। अगर टैरिफ ना लगा होता तो शायद हम लोग और देशों से इतना पॉसिबिलिटी ना ढूंढते। खैर, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं, इनके और पीएम मोदी के बीच में लंबी बातचीत हुई, उसके बाद फिर 9 महीनों की वार्तालाप के बाद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, तो 100% निर्यात को न्यूजीलैंड में जीरो टैरिफ करने की बात की गई है और 55% न्यूजीलैंड के उत्पाद को अपने यहाँ फ्री किया जाएगा। न्यूजीलैंड है कहाँ पर? तो न्यूजीलैंड यहाँ पर आपको दिखे, जैसे ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आओगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्रॉस करोगे तो एक और महाद्वीप पड़ेगा, जीलैंडिया महाद्वीप। ध्यान रखना, ये 8वां महाद्वीप है जीलैंडिया, है ना। पहले न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही काउंट किया जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई, रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया कि नहीं, ये 8वां महाद्वीप है, जिसका मात्र 5% हिस्सा ही बाहर दिखता है, 95% हिस्सा जलमग्न है, लेकिन वो एक महाद्वीप है, नाम है जीलैंडिया। तो जीलैंडिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड पड़ता है। ठीक है जी, चलिए राजधानी कमेंट करके बताओ। ये आपको न्यूजीलैंड से बाकी चीज़ की जानकारी मिलेगी। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है, वेलिंगटन यहाँ की राजधानी, ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर है। ठीक है,
चलिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, यहाँ का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है। ब्रह्मास्त्र की ई बुक आ गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मास्त्र ई बुक पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जैसे क्योंकि मैंने पहले ही वादा किया था, क्योंकि जो लोग भी लिए होते, जो स्टूडेंट लिए होते पहले, तो उनके लिए धोखा हो जाता, इसलिए मैंने इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं आएगा भी। और क्रिसमस डे ऑफर वीडियो कोर्स पर और बाकी ई बुक्स पर है, आज से शुरू हैं, तो उन ऑफर्स का आप फ़ायदा उठाइए। MZT ऐप पर आपको क्रिसमस डे का ऑफ़र मिलेगा, साथ ही साथ में हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र भी मिलेगा, इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वीडियो कोर्स सेक्शन में जा करके आप GS सफलता बैच ले सकते हैं, संकल्प बैच ले सकते हैं, GS कंप्लीट तैयार कर सकते हैं, और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच भी हैं, सब्जेक्ट वाइज वीडियो कोर्स वाइज भी हैं। जैसे आप ज्योग्राफी लेकर के ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, केवल इतिहास पढ़ना चाहते हो इतिहास का ले सकते हो, मैथ पढ़ना चाहते हो मैथ का ले सकते हो, तो हमने सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स बना रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप जाइए, बहुत ही अफोर्डेबल दाम में आपको मिल जाएंगे कोर्सेज। चलिए अगला क्वेश्चन, 750 अरब डॉलर की कुल संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के इकलौते इंसान कौन है? तो विश्व के इकलौते इंसान बन गए एलन चचा, एलन मस्क। भाई ये अद्भुत इंसान है, अद्भुत। ऐसा एक टाइम पर दिवालिया हो गया था, और अभी बस 20 साल पहले, बहुत ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया। उस टाइम पर भी, जिस टाइम ये दिवालिया हुआ था, उस टाइम भी ये कह रहा था हम सबसे अमीर बनेंगे। सब लोग कह रहे थे पगला गए, कह रहा था नहीं हम बनेंगे, हमें पता है सबसे बड़े आदमी हम बनेंगे, और ये बनकर दिखाया। और ना सिर्फ सबसे बड़ा बना, बल्कि ऐसा ऐसा रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं कि दूसरे नंबर तीसरे नंबर वाले पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। आप समझो, एक एक दिन में भारत के अंबानी और अडानी दोनों की संयुक्त इनकम मिला लो, वो जितना उनकी इनकम टोटल है, उतना एक दिन में इसकी ग्रोथ हुई है। फिर से सुनो, जितना अंबानी और अडानी की टोटल संपत्ति, टोटल इनकम है, जितना संपत्ति उनके पास है, उतना इसकी एक दिन में ग्रोथ हुई है। समझ रहे हो आप? 700 बिलियन डॉलर पा किया है बंदा। और ऐसा इसलिए बिजनेस, भाई बिजनेस ऐसा चीज़ है, शुरुआत में समय तो लगता है, लेकिन एक बार अगर स्ट्रक्चर आपका बन गया, फिर हाँ, तो फिर पूछो ही मत। तो 749 बिलियन डॉलर ये पार कर गए हैं। अब देखो एलन चचा क्या क्या हैं इनके पास। एलन मस्क द बोरिंग कंपनी चलाते हैं, टेस्ला इनके पास है, टेस्ला के CEO हैं, स्पेस एक्स के CEO हैं, हाइपरलूप 1 के CEO हैं। इसके अलावा ट्विटर एक्स जो हो गया है उसके CEO हैं, XAI इन्होंने बनाया है उसको CEO हैं। इसके अलावा उसके मतलब अध्यक्ष हैं, CEO नहीं, CEO दूसरा नियुक्त किए हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम बहुत सारी कंपनियों में इनके हैवी शेयर हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। सबसे पहले 400 बिलियन डॉलर पहुंचने वाले, सबसे पहले 500 बिलियन डॉलर पहुंचने वाले, सबसे पहले 600, सबसे पहले 700, और सबसे पहले 750 बिलियन डॉलर क्रॉस करने वाले सबसे पहले व्यक्ति और इकलौते व्यक्ति, हमें लग रहा है अगले 50 सालों में इकलौते व्यक्ति होंगे जो 1 ट्रिलियन डॉलर का संपत्ति वाले बनेंगे। इसरो अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल की दुनिया के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। नाम है इसका ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसको इसरो अपने किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है ना, ये 36,000 किलोमीटर की कक्षा में, यानी जियो ऑर्बिटल जो जिसे कहते हैं ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल, उस ऑर्बिट में भेजेगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है कि ऐसा ऑर्बिट जो पृथ्वी के साथ साथ घूमे। ठीक है, अगर मान लो ये अपनी पृथ्वी है, अर्थ है, इस अर्थ के 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम लोग कोई सैटेलाइट डाल देते हैं इस ऑर्बिट पे, तो ये ऐसा ऑर्बिट होगा, ये ऐसी निश्चित दूरी है जिससे अपनी पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी, सूर्य का चक्कर लगाएगी और जैसे जैसे खुद को घूर्णन करती है, सेम वैसे वैसे ये भी आइडेंटिकली जाएगा। यानी एक जगह इसको फिक्स कर दिए तो ये जियो स्टेशनरी होगा, जैसे पृथ्वी जहाँ पर स्थित वहीं पर सैटेलाइट स्थित। तो ऐसे ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऐसे जगहों पर लाए जाते हैं। मैपिंग वगैरह के लिए तो हम लोग 400 किलोमीटर के नीचे ही वगैरह ऑर्बिट में डाल देते हैं कि 400 किलोमीटर, 500, 300 इन सब के ऑर्बिट में डाल दिए तो मैपिंग कर सकता है। कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या सेनाओं के लिए निगरानी करने के लिए, घुसपैठी कैमरा के लिए, इन सब के लिए नीचे ही रखते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए हम लोग बहुत ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रखने से ना हम लोग 3 सैटेलाइट अगर लगा देते हैं तो 120 डिग्री कवर करके ये पूरे के पूरे पृथ्वी को कवर कर लेता है। तो इससे
कम्युनिकेशन पूरा बना रहता है, एक स्थित रहता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो वो भी घूमता रहेगा साथ साथ में, तो कम्युनिकेशन बना रहता है, उसका कम्युनिकेशन इंटरप्ट नहीं होता है। अब ऐसे ही ये भी है कम्युनिकेशन। अब खुद सोच, दिमाग लगाओ, जब 400 किलोमीटर भेजना होगा तो कम ताकतवर वाला लगेगा अपना रॉकेट, लेकिन जब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजना होगा तो सबसे हैवी वाला रॉकेट लगेगा। अपने पास सबसे हैवी रॉकेट कौन सा है? अपने पास है LVM-3 M6, ये नया है। LVM-3 M4 जो था, उससे अपने लोगों ने चंद्रयान 3 भेजा था, याद है ना? चंद्रयान 3 जो गया था LVM-3 M4 था, वो भी अपना GSLV वाला है। अब GSLV PSLV थोड़ा सा समझ लो पहले। ये GSLV जो है ना, ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, यानी ये वही वाला है अपने पास जो हैवी रॉकेट जो जियो सिंक्रोनस करने के लिए, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने के लिए ये यूज होता है रॉकेट। एक है अपने पास PSLV। PSLV क्या करता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर में, ध्रुवों की तरफ, ध्रुव कहाँ है भाई? उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो ये ध्रुवों पर भेजने के लिए ये सैटेलाइट भेजता है। तो ये PSLV वाला जो सैटेलाइट जाता है वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, GSLV वाला जो जाता है वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, गोल गोल, ठीक है ना, शक्तिमान वाला। तो ये हो गया। इसके अलावा अपने लोग ने बनाया है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छोटी छोटी सैटेलाइट को नीचे नीचे दूरी तक भेजने के लिए इसरो ने बनाया है। ठीक, आते हैं यहाँ पर। अभी क्या हुआ, LVM-3 M6 से ये बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिससे इन फ्यूचर में हम लोग 24/7 इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें, इंटरनेट और वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है, ठीक वैसे ही समझ लो, जैसे स्टारलिंक की तरह तो नहीं कहेंगे। स्टारलिंक क्या है कि उसमें उसने तो पूरा पूरा SpaceX का ही है स्टारलिंक, एलन चाचा वाली। तो वो एलन मस्क वाला जो स्टारलिंक है वो पूरा पूरा 7,000 सैटेलाइट का गुच्छा ही बना दिया है कि हर जगह सैटेलाइट का पूरा जाल ही है, सब जगह से इंटरनेट भेजो। लेकिन ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल इसरो ने इसे लॉन्च किया है, इसरो का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और अमेरिका की एक कंपनी है जो उसके साथ दे रही है, AST स्पेस मोबाइल। इसी का बेसिकली ये रॉकेट है या सैटेलाइट है, इसरो तो लॉन्च कर रहा है, इसरो लॉन्च करता है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। 24/7 हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड सर्विस देगा। अगला, बाकी इसरो के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, आज आगे बढ़ेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसने हाल ही में किस नींबू जैसे आकार वाली अनोखे ग्रह की खोज की? जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी मदद से एक नई गैलेक्सी खोजी गई है। भारत के ही 2 साइंटिस्ट ने पुणे में स्थित अपने रिसर्च सेंटर से इस टेलीस्कोप की मदद से एक नई गैलेक्सी खोजी, नाम रखा उसका अलकनंदा। अभी कौन सी है? आकाशगंगा। हम लोग किस में हैं? आकाशगंगा में। एक नई खोजी गई है अलकनंदा। ठीक है, ये याद रखना। उसी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा का है, ये ध्यान रखना। इसी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी नींबू जैसे आकार वाले एक अनोखे ग्रह की खोज की है। ये ग्रह है PSR J23222650b। ये ग्रह का नाम रखा गया है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अपने हिसाब से रखते हैं, इनका जो मन करता है। अब ये नींबू जैसा आकार है तो ये मत समझना कि बहुत छोटा होगा। इसका साइज पता है कितना है? बृहस्पति ग्रह जितना बड़ा है। और बृहस्पति बड़ा ग्रह कितना बड़ा है? अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो ये भी बृहस्पति जितना बड़ा है। इसकी जो आकृति है वो नींबू जैसी है, लेकिन साइज इसका बहुत बड़ा है। खैर, ये अभी खोजा गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप से। ब्रह्मांड की समझ और विकसित होगी, ग्रह के बारे में स्टडी किया जाएगा। और फिलहाल तो बहुत दूर है, कितना है? लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। आकार में बृहस्पति जितना है, लगभग 10 लाख मील की दूरी है, ये परिक्रमा करता है। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य का दूरी का केवल 1% है। ये मात्र 7.8 पृथ्वी घंटे है, मतलब बहुत तेज़ भी है। ये पृथ्वी के एक कार्य दिवस से भी छोटा इसका 1 साल होता है, इतना तेज वो रन करता है। ठीक है, अगला, मुंबई में आयोजित मिस दिवा 2025, इसके फिनाले में मिस दिवा सुपर नेशनल का ताज किसने जीता? तो मिस दिवा सुपर नेशनल का ताज जीत लिया है अवनी गुप्ता ने। अवनी गुप्ता ये बन गए हैं विजेता मिस दिवा की। ठीक है, अब ये मिस सुपर नेशनल में भारत को जाएंगे रिप्रेजेंट करने। मुंबई में आयोजित किया गया था मिस दिवा का फिनाले, और इसमें इन्होंने, अवनी गुप्ता ने जीता है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड दिए गए, जैसे मिस दिवा कॉस्मो अवार्ड, ये अवनी के कोची को मिला है, काके कोची को। मिस दिवा फैशन डिज़ाइनर का अवार्ड ऐश्वर्या वी को मिला है। मिस दिवा कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मोनिका डिसूजा को मिला है।
ये 3 और अवार्ड थे इसी में जो दिए गए। मिस दीवा के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। सबसे पहले फेमिना मिस दीवा कहते थे, आपने सुना भी होगा कभी, बाद में इसका नाम चेंज किया गया, ठीक है। फेमिना ने इसको भी शुरू किया। एक्चुअली में जैसे मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स होता है, ऐसे ही मिस सुपर नेशनल भी होता है। तो मिस सुपर नेशनल में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत में इसको ले लिया गया कि चलो ठीक है, फेमिना मिस दीवा बनाएंगे, उसको मिस सुपर नेशनल में भेजेंगे। तो फेमिना मिस दीवा जो होता है ये मिस सुपर नेशनल में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जाती है। तो इसमें अभी 4 कैटेगरी बनाई गई है, सुपर नेशनल की, कॉस्मो की, फैशन डिज़ाइनर की और कंटेंट क्रिएटर की। अच्छा, अब यहीं से आपके दिमाग में आएगा मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स इंडिया, अभी 3 रिसेंटली जीती हुई हैं जो, ये कौन कौन बनी है। तो याद रखना, देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया जो बनी है वो मनिका विश्वकर्मा बनी है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर नहीं लिखा है। मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो मनिका विश्वकर्मा बनी है, ठीक है। ये गई थी मिस यूनिवर्स में लेकिन हार गई, टॉप 12 में भी जगह नहीं बना पाई। मिस यूनिवर्स कौन बनी है, अभी रिसेंटली ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है, फातिमा बोस बनी है। इस पर मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दी थी, फातिमा बोस बनी है मैक्सिको की। मिस वर्ल्ड कौन बनी है, मिस वर्ल्ड बनी है उपाला सुचाता चुआंगश्री, जो कि थाईलैंड की है, उपाला सुचाता चुआंगश्री, ठीक। ये तीनों नाम याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में आयोजित सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसके महिला क्लब चैंपियनशिप, इस खिताब को जीत लिया है किसने, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था और पहला ही संस्करण था, पहला ही जीत लिया भारत की ही एक क्लब ने, ईस्ट बंगाल क्लब ने, ठीक है। इसने एपीएफ फुटबॉल क्लब को हराया 3-0 से और ये काठमांडू में आयोजित किया गया था, है ना। अभी भारत ने जीता था, जब हुआ था मेन वाला जो हुआ था, मेन टीम वाला, उसमें भारत जीता था। खैर 1997 में शुरू हुआ था सैफ, यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था है जो फुटबॉल का ऐसा टूर्नामेंट कराती है। अंडर 19 का आप सुनते हो सैफ चैंपियनशिप, और इसके बाद मेन वाली टीम का सैफ टूर्नामेंट होता है, पुरुषों का भी महिलाओं का भी। इसमें साउथ एशिया के मेंबर्स हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ठीक है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, आईजीयू की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है। इसको जीत लिया है सुखमन सिंह ने। सुखमन सिंह ने ये एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब जीता हुआ है। 124वां इसका संस्करण था, इन्होंने कोलकाता में ये जीता हुआ है। सुखमन सिंह आपको दिख रहे हैं, भारत का सबसे प्रतिष्ठित एमेच्योर खिताब माना जाता है और भारतीय गोल्फ के उभरते सितारे हैं। गोल्फ में अपना कोई बड़ा लीजेंड खिलाड़ी नहीं है। आपने सुना होगा कि कभी कभी ये भी खेलते हैं जो अपने कपिल देव हैं, पहले क्रिकेटर थे, गोल्फ भी खेलते हैं, लेकिन कोई नेशनल टीम को रिप्रेजेंट टाइप का करने वाला इस टाइप का कोई खिलाड़ी उतना बढ़िया है नहीं, है ना। तो ये सुखमन सिंह उभरते खिलाड़ी हैं। गोल्फ आप जान रहे हो ना, जो स्टिक रहती है, देखते हो, जो मारते हैं जा कर के वो बिल में घुस जाता है, यही टाइप का ना, आसान भाषा में। तो हरमन सचदेवा को इन्होंने हराया है सुखमन सिंह ने। टालीगंज क्लब कोलकाता में आयोजन किया गया था। बहुत महंगा, ये सबसे महंगा गेम में से एक माना जाता है, ठीक है। चलिए, गोल्फ बहुत पुराना गेम भी है, ठीक है। इंडियन गोल्फ यूनियन के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इंडियन गोल्फ यूनियन जो है 1958 में शुरू किया गया था, मतलब चल तो बहुत पहले से रहा था। 1892 से अमेच्योर चैंपियनशिप चल रही है, जो कि सबसे पुराने टूर्नामेंट्स में से एक है। ये भी चलती है, गोल्फ भी बहुत पुराना गेम है, लेकिन कोई उतना बढ़िया बड़ा खिलाड़ी भारत से नहीं आ पाया है, ठीक है। अगला देखते हैं, लगातार दूसरी बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। तो विमेंस टेनिस एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब एक बार फिर से आर्याना सेबलंका को मिला है। आर्याना सेबलंका, ठीक है, एरिना लिखा है, आर्याना सेबलंका। आर्याना सेबलंका जो है ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। आपको उनका नाम अच्छे से याद होगा। 4 बार की ये ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। अभी यूएस ओपन इन्होंने जीता था, 2 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 2 बार यूएस ओपन जीता है, ठीक है। तो अभी रिसेंट वाला भी यूएस ओपन इन्होंने जीता है। ये लगातार दूसरी बार प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हैं और 2024 में भी जीती थी, 2025 में भी जीत गई हैं। WTA खिताब महिला टेनिस के लिए सबसे बड़े खिताबों में से एक है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब, जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है, 4 होता है, मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया ही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। तो 4 में ये 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में क्या समानता है पता है, ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं।
हार्ड कोर्ट पर या रबर के मैदान पर खेली जाती है। बाकी फ्रेंच ओपन ये मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर। इसके बाद साहब है ये राफेल नडाल थे। इसके अलावा जो विंबलडन ओपन है वो ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ये पूछा जाता है। तो ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, तो यानी ये मिट्टी और घास में नहीं खेल पाती, रबड़ वाले में बढ़िया खेलती हैं, है ना। इसलिए चारों ग्रैंड स्लैम इनके ही नाम में है। बेलारूस की रहने वाली हैं। इगा स्वितक, सेरेना विलियम्स, ये इनके बाद लगातार 2 बार जीतने वाली ये तीसरी बनी है। अगला, ये ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड चीज़ें हैं। WTA, जो चीज़ WTA कराता है महिलाओं के लिए वही चीज़ ATP कराता है पुरुषों के लिए, सब कुछ एक ही है, टेनिस महासंघ का ही सब हिस्सा है, ठीक है। अगला, टर्नर पुरस्कार जीतने वाले सीखने की अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित पहले व्यक्ति कौन बने। तो टर्नर पुरस्कार मिला है एक ऐसे व्यक्ति को जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी। लर्निंग डिसेबिलिटी आप कह सकते हो, जो आर्टिज्म से पीड़ित होते हैं उन्हें लर्निंग डिसेबल कहा जाता है, कि वो, ये डिसेबिलिटी कहना ठीक नहीं होगा, स्लो सीखते हैं, मतलब उनके सीखने की क्षमता बहुत धीरे होती है, सीखते हैं वो भी है, बहुत धीरे सीखते हैं। तो ऐसे ग्रसित पहले व्यक्ति कौन बनी है, ये बनी है नैना कालू। नैना कालू ने अभी टर्नर अवार्ड जीता है, टर्नर अवार्ड, ठीक है। ये विशाल और लिपटे हुई मूर्तियाँ बनाती हैं, कपड़े, टेप, प्लास्टिक ऐसे लपेट के मूर्तियाँ बनाती हैं। सीखने में लर्निंग डिसेबल कहा जा रहा है महिला, लेकिन ये आर्टिज्म से पीड़ित हैं। ब्रिटिश कला का पुरस्कार है टर्नर पुरस्कार, बहुत ही सम्मानीय पुरस्कार है, कलाकारों को दिया जाता है। तो ऐसे भी ये भी एक कलाकार हैं। टर्नर प्राइज़ 2025 जीती हैं। 1 नंबर आपका बन जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर, ठीक है। नैना कालू, ओके। इस पुरस्कार की शुरुआत 1984 से हुई थी, यूके के द्वारा दिया जाता है। यूके के द्वारा ही सखारोव पुरस्कार भी दिया जाता है। यूके क्या, यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है वो सखारोव पुरस्कार। पिछली बार वाला सखारोव जो जीता था ना, कोरोना मचाडो, वही इस बार शांति पुरस्कार जीती है नोबेल का, ये याद रखना। चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो लगा कि इन्फॉर्मेशन से भरपूर था और आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक और अनाउंसमेंट है, 1 जनवरी से जो क्लासेज होंगी वो करंट अफेयर की आपकी चलेंगी MJT 2.0 चैनल पर, ठीक है। तो अगले 5 से 7 दिन तक मैं लगातार आप सबको बताऊंगा, बार बार याद दिलाऊंगा। 1 जनवरी से क्लासेस हम लोग दूसरे वाले चैनल पर शिफ्ट करेंगे, उसका कारण भी मैं बताऊंगा, आगे चल करके आपको सब धीरे धीरे मालूम चलेगा, ठीक है जी। और कोई दिक्कत नहीं है, सर्च वगैरह करने में भी मैं ऐसा काम कर दूंगा। यहाँ पर सर्च करोगे तो यही वाला आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो सर्च करके पढ़ते हैं, सर्च करोगे तब भी वही वाला अपना ही वीडियो आएगा, ठीक है। सबकी बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक विदेशी निवेशक 74% से बढ़ाकर कितना किया गया, 100%। भारतीय एयरटेल इंडिया के प्रमुख CFO कौन बने, अखिल गर्ग बने हैं। आज आपको क्या बताना है, आज आपके लिए क्वेश्चन है कि PSLV के तहत एक साथ कितने सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड भारत के नाम है, इसरो के नाम। चौधरी चरण सिंह जी के मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना। बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। ऑफ़र स्टार्ट हो चुके हैं, संकल्प बैच आप लीजिए, इसमें आप पूरे साल भर का कंटेंट पाएंगे, ई बुक्स भी फ्री पाएंगे, इसको आप ले सकते हैं अभी डिस्काउंट ऑफर के तहत। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।